आज ज़रा ज़बरदस्त या एक टॉपिक लेके आते हैं। वी टॉकिंग अबाउट ख़ुद पसंदी जो कि मेलिग्नेंट हो जाए। अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब आपका ये सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ ऑब्सेशन बन जाए तो ये दूसरों के लिए क्या मुश्किलें क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोग क्या मोहब्बत करने के काबिल रहते हैं? क्या ये किसी का ख्याल रख सकते हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू रेज टुडे। आपने एक टर्म बड़ा कॉमनली सुना होगा कि आजकल जिसकी भी आपस में नहीं बन रही होती वो अगले बंदे को नार्सिसिस्ट का नाम दे देता है। यार ये तो अपनी ज़ात के आगे किसी को देखता नहीं है। तो वाकई मेलिग्नेंट नार्सिसिज्म क्या होता है, टाइप 2 पर्सनालिटीज़ कौन होती हैं और इनके साथ गुजारा कैसे किया जा सकता है, क्या इनमें कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं। और सबसे बढ़कर ये, क्योंकि अब मेरे ख्याल में ये भी बड़ी कॉमन नॉलेज हो गई है कि अगर आपका किसी ऐसे शख्स से वास्ता पड़ता है तो शुरू में व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, जो एक इंटेंस फ्लरी ऑफ इमोशंस होता है, वो आपको लव बॉम्ब किया जा रहा होता है। ये शख्स आपको एहसास दिलाता है कि आपसे ज़्यादा अहम और ज़बरदस्त दुनिया में कोई नहीं है। तो एक तरह से जिस तरह कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में अगर एतदाल ना हो और आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अटेंशन, तवज्जो की अगर आदत पड़ जाए तो फिर यकीनन आपके लिए वो एक ड्रग का काम करती है। फिर आप उस एक तरह से उस शख्स के हिसार में आ जाते हैं। अगर वो शख्स आपको वो तवज्जो ना दे, और दरअसल उसका तरीक़ा वारदात भी यही होता है कि वो आपको अपनी तरफ रिझाना चाहता है और आपको एक तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता है। उसका असल फोकस हमेशा से उसकी अपनी ज़ात थी। आइए इसको और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा करते क्यों हैं, और ऐसा करने के बाद क्या ये लाजमी है कि वाकई आपकी अहमियत वक्त गुजरने के साथ कम होगी और जिस तरह आपको लव बॉम्ब किया गया है आहिस्ता आहिस्ता आपको डिस्कार्ड फेस की तरफ भी ले जाया जाएगा। इस सब चीज़ों को समझते हैं। आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हैं हमारे कराची स्टूडियोज़ में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हिना अनीस, जो कि वैसे तो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन विद हर एक्सपीरियंस नाउ शी ऑल्सो स्पीक्स अबाउट अ लॉट ऑफ लाइफ इशूज़। सो थैंक यू हिना, क्योंकि आपका रोल एक ऑलमोस्ट एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट जैसा हो जाता है जब आप अपने क्लाइंट्स से बात करती हैं जिनका हो सकता है एक अनहेल्दी रिलेशनशिप अपनी बॉडी या खाने के साथ हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी डॉक्टर अली अजमल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। आप लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका कंटेंट भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के हवाले से होता है। हिना, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो टाइप 2 पर्सनालिटी होती है, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, जिसको अपने आगे किसी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है या उसके लिए कोई और अहम नहीं होता, ये बदल सकते हैं क्या? इनको ये अदराक होता है कि ये इनकी पर्सनालिटी ऐसी है और ये दूसरों को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? इनके साथ रहना क्या दूसरों के लिए टॉक्सिक हो सकता है? अच्छा सिद्रा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ इम्प्रेसिव टॉपिक, क्योंकि ये मेरे पास बहुत आते हैं ये वाली चीज़ें ना, मेरे क्लिनिक में आते हैं और मैंने इन लोगों को ऑब्ज़र्व किया हुआ है। पता है, ये बदल कभी भी नहीं सकते, और अगर नुकसान पहुंचाने की बात है तो ये फिज़िकली आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये पीपल प्लीज़र्स भी होते हैं, और ये पीपल प्लीज़र क्यों होते हैं? क्योंकि ये ख़ुद को खुश रखना चाहते हैं। सही। ये जो सेल्फ सेंटर लोग होते हैं ना, ये सेल्फिश कहीं ना कहीं इसलिए होते हैं क्योंकि आपको खुश इसलिए रखेंगे कि उसकी खुशी उनकी खुशी उससे रिलेटेड है। यानी इसको इस तरह समझ लेते हैं कि उस वक्त तक आपको खुश रखेंगे जब तक आपसे कोई फ़ायदा हो रहा है, ना हो। और ये फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि कोई माली फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी मे बी आपका साथ रहना। रेपुटेशन भी एक चीज़ होती है ना, कि एक इंसान कहे कि जी मुझे दुनिया में सबसे असर और रसूख वाले आदमी से मेरी शादी हुई है या मेरी बीवी सबसे खूबसूरत है। ये चीज़ जब तक, यानी आपकी अहमियत या आपकी प्रेजेंस जब तक उनको फ़ायदा दे रही है, वो आपके साथ रहेंगे और आपका वैसे ही ख्याल रखेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत, आपको तवज्जो देगी ताकि आप उनकी कस्टडी में रहें। वो कस्टडी में रखना सामने वाले को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनका अपनी खुशी होती है कि भाई दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत उनके साथ है। अपना ख्याल रखेंगे आपके ख्याल से ज़्यादा। अच्छा, लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, आदत और फितरत से मजबूर हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जो अंदर की जेलसी है या फिर जो बदनुमा पर्सनालिटी के पार्ट्स हैं वो आप पे आया होने शुरू बिल्कुल होंगे। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो विक्टिम होता है ना हिना, वो कहता है कि यार ये जो इसका मैंने एक खौफनाक रूप देखा है ना, वो सिर्फ मैंने देखा है,
दुनिया के सामने इसकी रेपुटेशन वही है कि सबसे सुलझावा, सबसे धीमा, सबसे अच्छा। ये स्प्लिट पर्सनालिटी ये मैनेज कैसे करते हैं? ये बहुत मुश्किल है। देखिए ये पीपल प्लीजर होते हैं, जैसे मैंने बात के शुरू में कहा कि ये लोगों को इतनी अच्छी तरीके से रखेंगे कि जब आप तीसरे बंदे से जिक्र करेंगे इनका तो वो कहेंगे कि भाई ये तो ऐसे नहीं, ये तो बड़ी कूल पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है। वो इनफैक्ट होती है इंप्रेसिव पर्सनालिटी, बट कहीं ना कहीं टॉक्सिक इसलिए होती है क्योंकि वो आपको आपके तरीके से ट्रीट नहीं कर रही होती, आपको खुद के लिए ट्रीट कर रही होती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस पर्सनालिटी। अच्छा, ये आम तौर पे जो जिस तरह के ट्रेट्स हम बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को ख्याल होता है कि यार ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों में होती होगी। हारिस साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ, ख़वातीन में सेल्फ ऑब्सेशन और नार्सिसिज्म क्या रूप इख्तियार करता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि यार समथिंग इज़ नॉट राइट? थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो छोटी बच्चियों से ही स्टार्ट कर लें। ये बड़ी बड़ी सेल्फियां बनाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुसलसल आईने के सामने खड़ी रहती हैं। बेसिकली ये सेल्फ केयर नहीं है, ये सेल्फ लव, बल्कि उससे भी आगे सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ चीजें लेके जा रही हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो माँ बाप को देख लेने चाहिए कि जो बच्ची इस वक्त कर रही है आने वाले वक्त में इसके नताइज क्या होंगे। वो इतनी ज्यादा अटेंशन सीकर हो जाती है। मेल भी इसमें ऐसे ही, मेल भी इसी कैटेगरी में आएंगे। आप अलग-अलग ना ही करें तो बेहतर है। इस तरह के मेल्स और इस तरह की फीमेल्स इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, इतने ज्यादा अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं कि अगर उन्हें हर वक्त अटेंशन ना मिल रही हो तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो मिसबिहेव करने लगते हैं। उन्हें हर वक्त हर कीमत पर कोई ना कोई बंदा अपने आसपास चाहिए जो उन्हें सराहता रहे, वाह वाह करता रहे। उनका सबसे बेहतरीन दोस्त उनका आईना होता है। वो आईने के सामने खड़े होकर हमेशा खुद को अप्रिशिएट करते हैं। आरिफ साहब, मुझे ये बताइए कि हम अक्सर कहते हैं कि जो ना फितरत पे तरबियत हावी आ सकती है, तो मुझे ये बताएं कि क्या वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में कुछ चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं जिसके अंदर से, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव खुद पसंदी है, बच्चा कॉन्फिडेंट भी हो लेकिन खुद पसंदी की तरफ ना जाए, या फिर उसके अंदर दूसरों का एहसास, कंपैशन पैदा करें, इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? मैडम, हमने बारीक सी लाइन नजरअंदाज कर दी। ये बोल्डनेस में और वल्गैरिटी में, फैशन में और वल्गैरिटी में, बोल्डनेस में और कॉन्फिडेंस में जो एक बारीक सी लाइन है ना, इस दौर में सोशल मीडिया ने और वालिदैन की अदम तवज्जो ने उस लाइन को मिटा दिया। जब तक मैं और आप हम घरों में थे, वालिदैन ने मेरी और आपकी तरबियत और तरह से की। सोशल मीडिया की जलगार इतनी ज्यादा नहीं थी। हम टीवी प्रोग्राम्स देखते थे, माँ बाप की निगरानी में देखते थे, अखलाकी इक़दार सीखते थे, फैमिली के साथ मिलकर सीखते थे। अब नफ्सा नफ्सी ऐसी होगी, हर आदमी को कमाना है, हर आदमी को मार्केट में जाना है, हर आदमी को अपना आप मनवाना है। अब बच्चों के लिए टाइम नहीं रहा। अब बच्चे थर्ड पेरेंट से सीख रहे हैं। थर्ड पेरेंट जो मोबाइल की स्क्रीन है या टीवी की स्क्रीन है, वो डेफिनेटली उन्हें इंतशार और उस तरफ लेके जा रही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। सही। आरिफ साहब, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ चीज़ों पे अनमॉनिटर्ड अगर बच्चों को आप छोड़ेंगे और उनकी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, यू वेरी राइट, कि अगर पेरेंट्स वक्त नहीं गुजार पा रहे लेकिन ये तमाम चीज़ें आउटसोर्स कर दी गई हैं, बच्चे को अनफिल्टर्ड मवाद मिल रहा है, तो ये मवाद उसका जहन ख़राब कर सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा इकबाल साहबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल हनान बात कर रहा हूँ हासिलपुर से। जी हनान आज साहब, आपका जो टॉपिक है ये बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जो मेरी एक परसेप्शन है वो इस तरह भी है सिद्रा, कि जहाँ तक हम अपनी ही मनमानी में ज्यादा खुश रहना पसंद करते हैं। तारीफ वाला एक अलग चक्कर है कि उसके सामने किसी की तारीफ कर दी जाए किसी शख्स के सामने, तो वो बड़ा फूला नहीं समा रहा होता ना, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन एक अपनी मर्जी के अंदर मस्त रहना, उसकी रीजन भी है सिद्रा, कि हम लोगों की देखें, जैसे अब आपकी फील्ड है, मेरी अपनी फील्ड है, हिना की अपनी है, डॉक्टर साहब की अपनी है। हम एक दूसरे को अब एक साथ लेके चलना नहीं चाह रहे। मतलब अगर आपकी जो मजबूरियां हैं, जो मामलात हैं, हम उसको डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अपने मामलात को जरूर टैकल करें, लेकिन अगले के मामलात को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसकी क्या बाउंड्रीज हैं। हम उन बाउंड्रीज को बिल्कुल नहीं देखते। हम कहते नहीं अपनी मनवाओ, अपनी मनवाओ। ये एक बीमारी है। अब हम न्यूरो के पास जाते हैं इस हवाले से, तो उसके पास इसका इलाज नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास जाते हैं, उसके पास भी, पेरेंट्स के पास भी इलाज नहीं। उसकी रीजन ये है सिद्रा कि देखिए, हम बच्चों को कहने का नान, अगर मैं समझ पाई हूँ कि नफ्सा नफ्सी के दौर में हम इनफरादियत का शिकार हो रहे हैं। हमें हर सिचुएशन में
चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो। हम ये देखना चाहते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है, हमें किस तरह परसीव किया जा रहा है, हमें किस लाइट में देखा जा रहा है। इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कोई मीन ग्राउंड निकालना जिसके अंदर आप अगले बंदे का, जिसके साथ भी आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो वर्किंग रिलेशनशिप है, आपका बहन है, भाई है, पार्टनर है, कॉलीग है, कि उसका इसमें क्या फ़ायदा है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ विन विन सिचुएशन, आई वॉन्ट टू विन इट ऑल, ये हमारा एक एटीट्यूड बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। और ये एक बीमारी अनफॉर्चुनेटली बनती जा रही है, बिकॉज अगर ये एहसास आप निकाल देंगे, ये कम्युनिटी का एहसास आप निकाल देंगे, या दूसरे की तरफ अपनी ज़िम्मेदारी को आप माइनस कर देंगे, तो फिर यकीनन हमारे तमाम रिश्ते खोखले हो जाएंगे। अच्छा जी, जो हम बात कर रहे थे कि ये सेल्फ ऑब्सेशन की वजूहात क्या बनती हैं। क्या आपका एक बहुत ही सुनहरा और ज़बरदस्त बचपन गुजरा होता है जहां आपको सबसे अहम फील कराया होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि दुनिया में और कोई अहम नहीं है, या फिर ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म भी हो सकता है कि जब आपको बचपन में बेबस, हेल्पलेस या बुली किया गया हो, तो उसके बाद आपके सिस्टम ने या आपके ईगो ने यह फ़ैसला किया कि बस मैं अपना ख्याल खुद रखूँगा और हर कीमत पर रखूँगा। आइए ज़रा इसको समझते हैं। डॉक्टर आरिफ, सबसे पहले ये सवाल आपकी तरफ, आपको क्या लगता है कि जो सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं, इनके पास्ट में क्या क्या तजुर्बात, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इनको इस तरह की पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं? मैडम, आपने जो दोनों रीजंस बताई हैं, मैं दोनों से एग्री करूंगा। सेकंड वाली की पर बात कर रहे हैं कि उनके लाइफ में ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जिसके लिए एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो गया हो जी। और डेफिनेटली ऐसा होता है कि जब हर आदमी आपके ऊपर तनकीद की बौछार कर रहा हो, आपके ऊपर तनकीद का कचरा फेंक रहा हो, तो आपको अपने इर्द गिर्द एक हिफाजती खोल बनाना पड़ता है, जिसमें आप समझते हैं कि मैं चूंकि इन सबसे बालातर हूँ, मैं इन सबसे बरतर हूँ, ये छोटे मोटे लोग कीड़े मकोड़े हैं जो मुझ पर तनकीद इसलिए करते हैं कि ये मुझसे जलते हैं, उन्हें अपनी बदतमीजी भी अदा लगती है क्योंकि दूसरों ने उन पर इतनी तनकीद की होती है कि उन्हें अपने आप को महफूज रखने के लिए अपनी हर गलती को कवर करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो 100% एग्री कि दोनों चीजें इसमें देखनी चाहिए। और सेकंड पार्ट जो है कि ऐसे ट्रॉमास या ऐसे बैड बिहेवियर जो सोसाइटी ने या आसपास के लोगों ने उनसे किए हों, उनके नतीजे में उसने एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड किया होता है। बिल्कुल सही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसका एक ट्रैप भी बन जाता है। जो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं उन बिल्कुल ये जो खोल है, इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है विक्टिम या मजलूम होने का भी, है ना। ये जो बात हो रही है ना कि जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इनके पास में तकलीफ भी रही है, ये हमारे अंदर के एहसास को बेदार कर देती है। आप ये देखिए कि कई लोग जो इनसे अब्यूज़ हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी खातून है जो एक नार्सिसिस्ट से उसकी शादी हुई हुई है, या कोई एक सिबलिंग है जो बाकियों को कंट्रोल कर रहा है, वो अक्सर अपना विक्टिम कार्ड इतनी खूबसूरती से प्ले करते हैं कि जब आप इस शिकंजे से निकलना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं उसके एहसास में गिरफ्तार हो जाते हैं कि नहीं यार देखो इसके साथ हुआ तो बुरा है ना, ये मजलूम है और मेरी मोहब्बत से, मेरी तवज्जो से शायद ये सही हो जाए। क्या ये तसव्वुर करना सही है? अच्छा, इसमें भी दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं तसव्वुर कर लेना कि चलें ये मजलूम है और ये ट्रॉमा से गुजरा है, इसलिए इसके बाद इस वक्त इसके साथ ये हो रहा है, हाँ। और मैं कहीं ना कहीं अपने प्यार से या अपनी चीज़ों से इसको सेटल कर दूंगी। लेकिन इसी में टाइप 2 भी होते हैं, वो ट्रॉमा से गुजरने के, वो ऐसा जितने ट्रॉमा से नहीं गुजरे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्सेस से गुजरे होते हैं। मे बी फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है या मे बी ब्रोकन फैमिली का कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं होता, किसी किस्म का हाँ, शेम है जो आपके साथ है। अच्छा, अब उसमें 2-3 तरीके के शेम होते हैं। फाइनेंशियल शेम होता है, तो आया कि उस सेकंड पार्टी की शादी या उसका रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान से बन गया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो कि बहुत ही फिल्दी रिच है, अच्छा है, सोशली इंटैक्ट है लोगों से, तो वहाँ आके भी वो क्या करती है या करता है कि वो अपने लिए जीना शुरू कर देता है। कहता है ओके नाउ इट्स माई लॉटरी, आई वोन इट, और अब मैं इसके साथ खेलूंगी या खेलूंगा। यही चीज़ अगर बच्चा होता है और वो बड़ा हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी खेल रहा होता है, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होके वो पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहा होता है। ख़वातीन होशियार कैसे हो सकती है ना? मुझे बताओ कि मैंने आम तौर पे लड़कियों की या ये जो यंग ख़वातीन है उनकी एक ही वीकनेस है, हर खातून को जितनी कहानियाँ हमने फेरी टेल सुनाई हैं वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में। और एक और चीज़ हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, वो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत का ढोंग और बहुत ज़्यादा अटेंशन और तवज्जो दी जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में लव बॉम्बिंग भी हम कहते हैं कि ओवर द टॉप आपसे वादे किए जा रहे हैं, ओवर द टॉप आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपकी बर्थडे है तो रात 12 बजे केक आ रहा है, बड़े ग्रैंड जेस्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। इसमें फिसलना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है, लगता है कि ये हमेशा रहेगा।
अच्छा, ये रहता हमेशा नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ये अपनी जो गेम है ना, वो तरीके से खेलते रहेंगे। जहाँ ये देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्टी है वो एज पर आ गई है और अब वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती है, वो कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको वो अपने कंट्रोल में रखना तो उनकी जीत है, उनका प्यार ही आपको अपने कंट्रोल में रखना है। अच्छा, लेकिन टेल साइंस क्या होते हैं? मुझे लगता है कि मैंने जितने लोगों को देखा है जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से गुजरे हैं, वो अपने ही वर्जन ऑफ द स्टोरी, अपने नैरेटिव पे बेचारे कायम नहीं, उनको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है, इतना गैसलाइट किया जाता है कि वो जो सोच रहे होते हैं वो उस पर कायम ही नहीं रह पाते। वो कई दफ़ा अपनी गुफ्तगू के दौरान सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि नहीं, शायद मेरी ही गलती थी, या मैंने कुछ गलत कर लिया, या मुझे कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए था। बिल्कुल। ये कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं? ये जो करते हैं, अपने आप से सिंपैथी और एम्पैथी क्रिएट करते हैं वहाँ लाके। मे बी उस वक्त या तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल अपना लॉस दिखाने शुरू कर देंगे फर्स्ट पार्टी को, फैमिली लॉस दिखाना शुरू कर देंगे, हेल्थ का लॉस दिखाना शुरू कर देंगे, मेंटली डिस्टर्बेंस दिखाना शुरू कर देंगे, और इमोशनल ऐसा क्रश उन पे करेंगे कि वो वहीं आके खुद डाउट पे पड़ जाएंगे कि यार क्या ये बंदा वाकई इतना बुरा है भी कि नहीं है जितना मैं समझ रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आरिफ साहब, ये मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि कई दफ़ा ये देखा गया है कि जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि उनकी पूरी कायनात उनकी ज़ात के गिर्द घूमती है, लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त इमोशनल मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। इनको पता होता है कि आपको आपकी कौन सी दुखती रग है जिसको छेड़ा जाए तो आप बात मान जाएंगे। इनको पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि फ़लाना शख्स मैलिग्नेंट है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, तो फिर अपनी इंफॉर्मेशन उससे कैसे बचाई जाए और अपने मेंटल पीस को हम कैसे प्रोटेक्ट करें? मैडम, हमारे अपने इमोशनल मसल्स कितने स्ट्रांग है, सबसे पहले तो ये देखा जाए। जिस तरह हमारे फिजिकल मसल्स हैं, बॉडी के मसल्स हैं, हमारे इमोशनल मसल्स हैं, डिसीजन मेकिंग के मसल्स हैं, मेंटल मसल्स हैं, हमने इन मसल्स पे कभी तवज्जो नहीं दी। जिस तरह बॉडी के मसल्स पे तवज्जो देते हैं, अगर इमोशनल मसल्स के ऊपर तवज्जो दें तो हमें इस तरह के लोग, बल्कि मैं कहूँगा इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेलर्स, ये हमें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, अपने ट्रैप में नहीं ला सकेंगे। अगर आप लव स्टोरीज की बात कर रही थी कि लड़कियां कहती सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, उसमें भी अगर आप देखें, जब ब्रेकअप के बाद जब इनके साथ आप गुफ्तगू करती हैं तो एक बात सामने आती है कि 90% ब्रेकअप में अफसोस इस बात का होता है कि उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मुझे छोड़ा है। अगर छोड़ना ही था तो मैं छोड़ देती या मैं छोड़ देता, ताकि मेरी ईगो वो बरकरार रहती। यहाँ पर भी आपको उसका सेल्फ ऑब्सेस्ड वाला बिहेवियर सामने आ रहा है। आई थिंक हमें अपने मेंटल मसल्स की और इमोशनल मसल्स की स्टेबिलिटी और इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि इस तरह के मामला को सही तरीके से हैंडल कर सकें। बिल्कुल। आरिफ साहब, आपकी बात से मुझे एक रील याद आ रही है। किसी को मैंने मैसेज ये देते हुए देना था कि एक थेरेपिस्ट कह रहा था कि मेरे पास कोई आया और उसने पूछा कि मुझे कब तक ये बिहेवियर, ये सेल्फ ऑब्सेशन, ये नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स बर्दाश्त करने चाहिए, जिसके जवाब में उस थेरेपिस्ट ने कहा कि आपके ख्याल में आप कितना जहर पी सकते हैं। इन लोगों के साथ रहना, इनके साथ वक्त गुजारना, इट्स लाइक स्लो पॉइजन। आहिस्ता आहिस्ता आपको खोखला कर रहा है, आपको बदल रहा है। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, लोग अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में, अभी मैं कल ही परसों में देख रही थी कि टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं आयशा जहाँज़ेब, उन्होंने कहा कि जी 6 महीने से मेरे साथ अब्यूज़ हो रही है। यानी 6 महीने से तो सिर्फ ये मार पिटाई का सिलसिला शुरू हुआ है। पहली ही दफ़ा जब हाथ उठता है और इतनी कोई एक एम्पावर्ड खातून हो, फिर भी वो कह रही है कि जी मैंने रिश्ता बचाने के लिए इसको मौका दिया, जब तक अब ये सिनेरियो आ गया है कि आप नीलम नील होके और आपको पब्लिकली आपको अब्यूज़ किया गया है एंड यू हैव टू कम आउट इन पब्लिक। ये क्यों हम तसव्वुर करते हैं कि हम रिश्ता बचा रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं? नार्सिसिस्ट को छोड़ना आसान क्यों नहीं होता? पता है क्या होता है कि नार्सिसिस्ट अब छोड़ने देता नहीं है। जैसे मैंने बात के स्टार्ट में कहा था, नार्सिसिस्ट ऐसी गेम आपके इर्द गिर्द उसने चलाई हुई होती है कि जहां आप डिसीजन लेके बैठे होंगे कि अब ये रिश्ता या ये मोहब्बत या ये कहानी अब ख़त्म होनी है, वहीं पर वो आपको दोबारा काबू में कर लेगा। कैसे? मोहब्बत है, ये वही मोहब्बत है, ये वही चालाकियाँ हैं, ये वही जाल है जो उसने इस रिश्ते की बिगनिंग में आपसे बनाया होगा, और आपकी हद हो जाएगी। जिस तरह भी आप उस एंकर पर्सन का नाम ले रही हैं, ऐसी एम्पावर्ड ख़वातीन मेरे इर्द गिर्द बेहद मौजूद हैं, और उनकी हद हो गई होती है, वो वहाँ पर रिश्ता ख़त्म करना चाहती है, प्यार मोहब्बत से ख़त्म करना चाहती हैं, वो इंसान छोड़ता ही नहीं है।
ये उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी कि वो अपनी जीती हुई गेम को जाने नहीं देगा। एक तरह से इसमें जीती हुई गेम से मुराद आपकी है कि वो जो कंट्रोल आप पे एग्जर्ट करता है, एक नार्सिसिस्ट वो कंट्रोल कभी छोड़ना नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अहम बात ये है कि अगर आप रिकग्नाइज कर चुके हैं, मेरा ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे आज की डिस्कशन उन तमाम लोगों के लिए, मर्द हो या खातून हो, जो अपने आप को इस तरह के टॉक्सिक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान के साथ रिलेशनशिप में या किसी तरह के कॉन्टैक्ट में पाते हैं। आप क्या करें जिससे इस अब्यूज़ को आप एक फुल स्टॉप लगाएं और अपनी ज़िंदगी को दोबारा हील करें। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारा है तो आपको ख़ुद किस किस्म की तवज्जो और हीलिंग की ज़रूरत है। किसी भी सेल्फ ऑब्सेस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ रहना अपने आप को डैमेज करने के मुतरादिफ है। इट्स लाइक हैविंग स्लो पॉइजन एवरी डे। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, फ़ैसला साजी की आपकी जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने आप को इतना कन्फ्यूज़्ड महसूस करते हैं या करती हैं कि आप चीज़ें रख के भूल रहे हैं, आप छोटी सी दो चीज़ों के बीच में चॉइस या इंतखाब नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये एहसास हो रहा है कि जो आप सोच रहे हैं शायद वो गलत है एंड द अदर पर्सन नोज़ बेटर, यानी इट्स लाइक वॉकिंग ऑन एक्शेल्स एवरी डे, then you need to work something out। आप इसको थेरेपी से या बातचीत करके या गुफ्तगू करके शायद सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए हमारे पैनल से पूछते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो फिर आप इस सिचुएशन से निकलें कैसे। सबसे पहले अगर है ना, मैं ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँ। ख़वातीन हैं, 10 साल 12 साल शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं और ये रोज़ाना की मेंटल या फिज़िकल अब्यूज़ है, किस तरह निकलें? सबसे पहले तो ख़वातीन को लेकर अगर मैं बात करूं तो ख़वातीन को अब एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ऐसे शोज़ करते हैं जिसमें मैं एम्पावर्ड होने के तरीके भी बताते हैं और रास्ते भी बताते हैं। देखिए, एम्पावर्ड होने का मतलब कहीं से ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी और वल्गैरिटी और शोर शराबा और मैं औरत हूँ और मेरा फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सब ज़रूरी नहीं है। आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दें। जब ये इंसान देखेगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो काम होना खुद ही शुरू हो जाएगा। वो अपनी 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 आदत कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप रह सकती हैं। मेरी ये बात बहुत से लोगों को नागवार ज़रूर गुजरेगी, लेकिन यही बात हकीकत है कि आप कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। और इस बात को, इस रिलेशनशिप को आप झगड़ों से कभी भी हल नहीं कर सकती हैं। अच्छा, सेल्फ डिपेंडेंट के साथ साथ देखो फाइनेंशियल तो इसका एक एस्पेक्ट है। मसला ये है कि जब आप किसी सेल्फ ऑब्सेस इंसान के साथ काफ़ी अरसा रहते हैं ना, तो आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। आपने एक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस, आप बेबस नहीं हैं लेकिन आपके तसव्वुर में आप बहुत बेबस हैं। आपको लगता है कि भाई इन सर्कमस्टांसेस से मैं निकल ही नहीं सकती। इस मेंटल कैपेबिलिटी को, जैसे अभी आरिफ साहब बात कर रहे थे कि आपके मेंटल मसल्स, आपके इमोशनल मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें जबकि आप उसी वॉर फुटिंग में रह रहे हैं। देखिए, ये आपके मेंटल मसल्स जब आप डिस्कशन करेंगे, आप अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत ही एग्रेसिव माहौल अगर पैदा कर देंगे, ये कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। आपको डिस्कस करना होगा और ग्रेजुअली और बार बार डिस्कस करना होगा। एक दफ़ा डिस्कशन से ये नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ आपको अपनी और उसकी बाउंड्रीज सेट करनी है। उसको बताएं ज़रूर, उसको ये फील करा दें कि आपको उसकी इस आदत से बहुत ही नुकसान पहुँच रहा है, ताकि वो वहीं पर ही अलर्ट हो जाए कि अब मैंने ये आदत ज़्यादा शो करी तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और उसको दिखा दें कॉन्सिक्वेंसेस कि ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, तुम यहाँ स्टॉप कर जाओ, वरना दिस इज़ माई वे, दैट इज़ योर वे। अच्छा, ये आपने जो बात की ना, आरिफ साहब भी आपके पास लेके आना चाहूँगी। अगर तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ आप होम स्पेस इस शख्स से शेयर कर रहे हैं, या अगर आप होम स्पेस कर भी रहे हैं तब भी ये फॉर्मूला शायद आप पे लग सकता है। जितना मैंने ऑनलाइन मटीरियल या मवाद या कंटेंट इसके ऊपर पढ़ा है, उसमें आरिफ साहब कहा जाता है कि नो कॉन्टैक्ट इज़ दी ओनली वे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी जंगी मोर्चे पे रहें, रोज़ाना आपको मेंटली फ़िज़िकली अब्यूज़ किया जा सकता हो और आप कोई अपने लिए अच्छा फ़ैसला ले सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि अपने और इस शख्स के दरमियान स्पेस लाना, कि वो आपके दिमाग पे जिस तरह हावी हुआ है उससे आप उसकी बात सुनना बंद करें, रोज़ाना इंगेज करना बंद करें। ये कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है, जो बहस है, वो 24 घंटे आपके जहन में चल रही है। आपका क्या मशवरा होगा? मैडम, मैं अपनी पुरानी बात से कनेक्ट करूंगा। इमोशनल मसल्स, आपके इमोशनल मसल्स क्या कहते हैं? कुछ लोगों के इमोशनल मसल्स 24 घंटे की फाइट बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ के नहीं कर सकते। तो जो फ्लाइट, फाइट या कंप्रोमाइज, उससे अपने इमोशनल मसल्स के ऊपर डिपेंड करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं दूसरा पहलू भी सामने लाना चाहता हूँ इस गुफ्तगू में, कि जो हम कह रहे हैं कि एक पार्टनर मुसलसल बैड बिहेवियर के साथ उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कब तक बर्दाश्त करेगा, वो मेल है या फीमेल है।
इसे इस अंदाज से भी देखें कि दूसरे पार्टनर की तरबियत इस तरीके से की गई है कि वो इनफरादियत की बजाय इज्तिमाइयत का सोचता है, वो ईसार और कुर्बानी सोचता है, वो अपनी ज़ात का ईसार करके बाकी फैमिली का, बहन भाई माँ बाप औलाद का सोचता है। अब ये हमारे माशरे की खूबसूरती भी यही है कि हम खानदानी अकाई को जिंदा रखना चाहते हैं। अब जो बैड बिहेवियर है उसे बुरा कहें, मगर जो आदमी कुर्बानी दे रहा है उसे कमजोर ना कहें। बाज़ों का ये भी तो मुमकिन है कि वो कमजोर नहीं, वो इतना ताकतवर है कि वो उसके बैड बिहेवियर को लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखते हुए कुर्बानी दे रहा है, वो इतना मजबूत है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। ये वाइस वर्सा भी देख लीजिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त ये है ना, आप मशवरा देती लोगों को, लोग ऑलरेडी 10, 12, 15 हो सकता है कई साल बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ तो हम फिर भी शादी के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं ना, आपके हो सकता है कोई सिबलिंग आपको इस तरह अब्यूज़ कर रहा है, कोई बॉस अब्यूज़ कर रहा है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जो शादी तक बात नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन वही वाली बात आपको छोड़ता भी नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में क्या करें? देखिए, अब दो बातें आ जाती हैं। या तो ये वो इंसान है जिससे आप अपना होम स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो उससे तो नो कांटेक्ट, जो भी आपने कहा ना, वो पॉसिबल नहीं है। उससे तो आप डिस्कस करके अपना डिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी शादी को 10-12 साल हो गए हैं तो वो स्टार्ट में भी बंदा ऐसा ही था जैसे 10-12 साल बाद है। तो अब ये वक्त आ चुका है कि अगर आप स्टेबल हैं और वो बंदा भी स्टेबल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुद गर्ज बन जाएं, ठीक है ना, और फ़ौरन से उस नार्सिसिस्टिक बंदे को कह दें कि भाई आप मेरी लाइफ से चले जाओ, लेकिन उसको अलार्म ज़रूर दे दें कि देखें, अब तक जो मैंने बर्दाश्त किया वो मेरी मजबूरी थी और हमारी लाइफ एक चल रही थी, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें स्टॉप होना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप होम स्पेस शेयर नहीं कर रहे, आपको उससे फासला रखना होगा, चाहे वो आपका भाई बहन हो, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपने उसमें बहुत लंबा गैप आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे। देखें, जब फासले पैदा होते हैं ना, तो कनेक्शन में कमज़ोरी आ जाती है, झगड़ों में कमज़ोरी आ जाती है, बहस में कमज़ोरी आएगी। आप डिस्टेंस लें ना उस चीज़ को, उसको इतनी स्पेस दे दें कि उसकी चीज़ें आप तक देर में पहुँचे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है कि जज्बातियत, जब आप इमोशनल फ्लरी में हैं, जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ एक केओस में है, आप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ज़्यादती सब कुछ एक साथ महसूस कर रहे हैं, तो आपके पास वाकई ये सलाहियत नहीं होती कि आप कोई फ़ैसला कर सके। तो जो अभी हमने एक बात की, एक ऑप्शन आपके पास है नो कॉन्टैक्ट, और नो कॉन्टैक्ट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उससे फ़ोन पे बात करना बंद कर दें। नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी भी होगी कि अपने आप पे पाबंदी लगानी लगती है। देखिए, नार्सिसिस्ट की एक कोशिश होती है कि वो आपके साथ ना अपनी पर्सनालिटी को मैश कर लेता है, आपकी बाउंड्रीज ब्लरी हो जाती हैं। तो कई ख़वातीन और कई लोग जो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं देखती हूँ कि वो अपनी तरफ से कहते हैं जी हमने नो कॉन्टैक्ट, मैंने तो 2 महीने हो गए उससे बात नहीं की, लेकिन इस 2 महीने में ये शख्स आपके जहन से नहीं निकल रहा। आप बदल बदल के जा के चुपके चुपके अपने सोशल मीडिया से अपडेट्स उसकी देख रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कंप्लीट फ्लश आउट ऑफ द सिस्टम, यानी एक ड्रग है जिसको आपने छोड़ना है। और दूसरा तरीका जिस पे हम बात कर रहे थे कि अगर तो आप उसी घर में रहते हैं, उस स्पेस को शेयर करते हैं या उसी दफ्तर में जाते हैं, तो एक और तरीका जो बताया जाता है दैट इज़ स्टोन वॉलिंग, कि आप ये समझें कि एक पत्थर की दीवार आप दोनों के बीच में है, आप सिर्फ उससे उतनी इंटरेक्शन करें जितनी बहुत हद तक ज़रूरी है। एक छत के नीचे रह रहे हैं, बेसिक बातें करनी है, खाने का पता करना है, बच्चे का बताना है, पैसों की बिल की बात करनी है, लेकिन उसके जो तरीके हैं आपको इमोशनली टॉर्चर करने के, उस पर आप जज्बाती रिस्पॉन्स ना दें। वही वाली बात जो आरिफ साहब कह रहे थे कि अपना इमोशनल मसल स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन है ना, ये कितना आसान है करना कि अगला बंदा, आपको पता है, उसको आपकी वीकनेसेस पता है, आपको पोक कर रहा है और आप जज्बाती रिस्पॉन्स ना दें। अच्छा, बहुत आसान है। विद इन 7 डेज अगर आप 7 दिन तक अपने जज्बाती रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो 7 डेज तक वो कंट्रोल, साइंस ने ये चीज़ प्रूव की हुई है कि आप में आ जाएगा। और अगर आप उस कंट्रोल को कंटिन्यू रखते हैं, देखें, झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो 7 दिन के अंदर आपको कंट्रोल आएगा। विद इन 7 मंथ्स अगर आप स्टोन हार्टेड होते हैं, तो वो इंसान बहुत हद तक आपके कांटेक्ट से क्योंकि उसको पता है आप असर नहीं कर रही ना बातें। और वही जो विद 7 ईयर्स वो इंसान आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से पूरा निकल सकता है। ये चीज़ क्योंकि साइंस ने प्रूव की, लेकिन पहला कदम लेना पड़ेगा। 7 दिन। और दूसरी चीज़ ये कि थैंक यू सो मच हिना फॉर बीइंग हियर एंड डॉक्टर आरिफ फॉर बीइंग हियर। एक और चीज़ होती है, कई लोग कहते हैं ना बात करके मसले को हल करेंगे। द वर्स्ट थिंग अबाउट एन सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट पर्सन इज़ कि वो आपकी बात सुन ही नहीं पा रहा होता। वो आपको जिस किस्म की बातें करेगा ना, आपको लगेगा आप घूमे चले जा रहे हैं, एक ब्लेंडर में घूम रहे हैं और एक वर्ड सैलेड है जो
जिन लफ्ज़ों का कोई मतलब नहीं, खोखले अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें। इस वीकेंड पे गिव योर सेल्फ सम रिफ्लेक्शन टाइम। हमने बहुत सारे मौज़ूआत को कवर किया। अगर कोई मौजू आपसे मिस हुआ हो तो मेरे पेज यानी फेसबुक पेज पे आप जाके वो कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।